नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 16 ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइज, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है मॉन्ट ब्लैंक के बारे में। ये रिपीटेड टॉपिक है, पहले भी कई बार मॉन्ट ब्लैंक से रिलेटेड चर्चाएं न्यूज में चलती रही हैं, दोबारा से चली थी। और ये लोकेशन वाली इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज पूछती है। तो मॉन्ट ब्लैंक कहां पर लोकेटेड है? तो आप देखो, ये यूरोप का ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इटली और फ्रांस के बीच में आप देख रहे हैं। ये इटली आपको ये दिखाई दे रहा है और ये ऊपर फ्रांस दिखाई दे रहा है, तो उसके बीच में आप देखिए ये मॉन्ट ब्लैंक की लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये मॉन्ट ब्लैंक है, ठीक है। तो ये जगह है, एक माउंटेन है, एक पर्वत हम लोग को देखने को मिलता है माउंट ब्लैंक नाम का। और ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप के अंदर माउंट एल्ब्रस के बाद। तो ये देखो, आप माउंट एल्ब्रस की लोकेशन जो है वो रशिया, ये आप देखिए रशिया और यहाँ पर जॉर्जिया, ठीक है। ये यूरोप की अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ देखेंगे तो आपको रशिया और जॉर्जिया यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहीं पर ही उसी की बाउंड्री पे आपको दिखेगा, तो ये माउंट एल्ब्रस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और हाईएस्ट माउंटेन है ये माउंट ब्लैंक। अल्प्स माउंटेन का आपको पता होगा कि अल्प्स माउंटेन भी अक्सर पूछे जाते हैं कि अल्प्स माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना यूरोप के अंदर ये अल्प्स अल्प्स माउंटेन हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखो, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये माउंटेन रेंज जो है ये अल्प्स माउंटेन रेंज है। तो ये पूरी क्लियरिटी जो है वो इस प्रकार की आपको अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से बिल्कुल एकदम। और इसके अलावा देखिए, हम लोग को देखने को मिलता है ये जो पूरे अल्प्स है ना, यही हम लोग को पूरे देखने को मिलते हैं कि रशिया और फ्रांस के बीच में है। और इसी का ही एक माउंटेन जो है वो है मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है। और यहां पर हम लोग को आउस्टा वैली भी देखने को मिलती है इटली के अंदर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आउस्टा वैली कहां पर लोकेटेड है, तो ये इटली में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रांस के अंदर ये हम लोग को हाउते, सौवी और सौवी जो देखने को मिल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये एक रीजन है, एक रीजन का नाम है, ये नहीं पूछा जाएगा। बट आउस्टा वैली थोड़ा याद रखिएगा, अल्प्स माउंटेन याद रखिएगा, तीसरा माउंट एल्ब्रस की लोकेशन याद रखिएगा, चौथी माउंट ब्लैंक की लोकेशन याद रखिएगा। सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो आपको जाननी है, इसके अलावा और कुछ बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? आगे की न्यूज की चर्चा करें। नियो वाइज की बात हो रही है। क्वेश्चन ये बनेगा कि नियो वाइज अभी रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड बताइए? तो याद रखना कि ये कॉमेट है और कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को हमारी धरती के काफी नजदीक से ये कॉमेट जो है वो गुजरेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया ये कॉमेट है साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा। इसको नाम दिया गया था C/2020F3 और इसको नियो वाइज के नाम से जाना जा रहा है और नासा के टेलीस्कोप के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और गाइस देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोमा क्या है। तो सिंपल सी चीज, बस एक बात ध्यान में रखना कि कोमा मतलब जो कॉमेट का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम लोग कोमा कहते हैं। और कॉमेट जो बनता है वो किससे बनता है? गैसेस से बनता है और डस्ट पार्टिकल से हम लोग को कॉमेट बनता हुआ नजर आता है। तो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज कॉल्ड कोमा, ठीक है। तो ये चीज आप सिंपल सी बात याद रखना, इतना डिटेल मत जाना। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट फिर भी एक बार जस्ट सुन लो कि अभी क्या हुआ था गाइस, कि अभी 3 जुलाई को ये जो कॉमेट जो था ये काफी नजदीक आ गया था सन के, राइट। तो जैसे ये सन के नजदीक आया, और नजदीक का मतलब गाइस ये नजदीक 5-10 किलोमीटर नजदीक नहीं था, ये 43 मिलियन किलोमीटर नजदीक था। जैसे कि हमारे घर से अगर 10 किलोमीटर पे कोई दुकान है तो हम बोलते हैं यार वो हमारे लिए बहुत दूर है, बट स्पेस और यूनिवर्स में जो लाखों किलोमीटर की जो दूरी होती है उसको भी बोलते हैं कि ये काफी पास है। ये वाली बात आपको पता होगी। तो वैसे ही ये पास का मतलब 43 मिलियन किलोमीटर पास। तो ये उतने पास जो है वो आ गया था सन के। और इसी दिन हम लोग को देखने को मिला था कि कॉमेट जो था वो मरकुरी के ऑर्बिट में चला गया था। अब देखो, ये मान लेते हैं कि ये जो है वो ऑर्बिट है और ये मान लेते हैं सन है, और ये ऑर्बिट किसका है? मरकुरी का। ये मान लेते हैं ये मरकुरी है, ठीक है। और आपको पता है कि गाइस मरकुरी जो है वो चक्कर लगाती है सन के, तो ये ऑर्बिट पे अपने चक्कर लगाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ऐसे ही मेटेरोइड आया और ये यहाँ पर अंदर एंटर कर गया, घुस गया, ठीक है, उसके ऑर्बिट के अंदर। तो जब ये एंटर हुआ तब उस समय हम लोग को देखने को मिला कि सन की हीट के चलते इसकी जो आउटर सरफेस जो थी, आउटर लेयर जो थी,
वो जो है वो रिलीज हो गई, रिलीज कर दी इसने, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रहती है ना, और ये आईसी होता है बेसिकली, इसका जो सरफेस जो होता है वो आईसी होता है, बर्फीला टाइप का कह सकते हो। तो उस सूर्य के कांटेक्ट में आकर इसका वेपराइजेशन हुआ और डस्ट पार्टिकल और ये जो गैसेस वगैरह जो थी इसकी वो रिलीज हुई। और जब ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज में हम लोग को जब देखने को मिलती है, तब उस समय ये लंबी सी टेल जो है वो बना देता है, लंबी सी पूंछ जो है वो बना देता है इस टाइप की। ये तो हालांकि रॉकेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, रॉकेट की तरह, बट इसी प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि आपको समझने के लिए कि ये किस प्रकार की पूंछ बनाता है, तो इस टाइप का ये जो है वो हम लोग को नजर आता है, दिखाई देता है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं। अब नासा के इस नियोवाइज की बात कर लेते हैं। तो नियोवाइज, एक चीज याद रखना है कि ये एक टेलीस्कोप है। ठीक है, अब नियोवाइज जो था ये अभी अभी इसका नाम बना 2013 के बाद से, बट ये पहले जो इसका नाम जो था वो था वाइड वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। तो वाइज जो है वो इसको कहा जाता था, और अभी इसको नियो वाइज कहते हैं। नियो वाइज क्यों कहते हैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले ये जान लो आप कि ये नासा का टेलीस्कोप जो था ये 2009 में लॉन्च किया गया था, इसका नाम रखा गया था वाइस। ये एक स्पेस टेलीस्कोप था। इसका काम क्या था? सर्वे करना। किस चीज का सर्वे? एस्टेरॉइड, स्टार्स, गैलेक्सी का सर्वे करना कि स्काई में कौन सी दूर दराज की गैलेक्सीज हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, राइट। इसका मिशन जो था ये सब सर्वे करने का, ये 2011 में फुल फिनिश हो गया, सक्सेसफुली फिनिश हुआ। उसके बाद 2013 में इस टेलीस्कोप का उपयोग जो है वो और दूसरे पर्पस के लिए करना शुरू कर दिया। किस पर्पस के लिए? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के पर्पस के लिए, जिसको हम लोग नियो बोलते हैं। जो धरती के नजदीक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का इसका काम था, और दूर दराज के जो एस्टेरॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का भी इसको टास्क दिया हुआ है अभी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम नियो वाइज इसलिए पड़ा, क्योंकि नियो जो सामने वाले तीन जो लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा है? तो ये चीज है पूरी जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर डेफिनेशन लिखिए कॉमेट्स की, और डेफिनेशन का मतलब वो वाली डेफिनेशन जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जो बुक में है वो वाली डेफिनेशन लिखिए। अपने मन से लिखकर मत बनाकर मत लिखिएगा, क्योंकि अगर अपने मन से बनाकर लिखेंगे तो वो उतना मजा नहीं आएगा एग्जामिनर को आपकी आंसर कॉपी चेक करने में। सबसे पहली चीज कॉमेट की प्रॉपर डेफिनेशन, कॉमेट क्या होता है। दूसरी एस्टेरॉइड की डेफिनेशन। तीसरी मेटियोर्स की डेफिनेशन, और मेटियोर्स के बाद मेटिरॉइड और मेटिरॉइड, इनकी आप डेफिनेशन लिखकर बताइए। ये ज्योग्राफी के काफी स्पेस एंड यूनिवर्स वाला जो आपका चैप्टर है उसके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो ये कॉमन काफी ये टर्म्स हैं जो कि अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं और दोबारा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आप ये चारों पांचों चीजों के आंसर लिखकर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भानु जयंती का। 13 जुलाई 2020 को अभी रिसेंटली भानु जयंती हुई। ये 206th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को भानु भक्त आचार्य जी की देखने को मिली। और गाइज नेपाल के द्वारा भी ये हर हर साल 13 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ये भानु जयंती। ये इसलिए क्योंकि भानु भक्त आचार्य जी जो है गाइज ये नेपाल के हम लोग को देखने को मिले थे, और ये पहले राइटर हैं जिन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया था संस्कृत से नेपाली में। तो आप देख सकते हैं कि हाथों में भी आपको रामायण दिखाई दे रही है। तो इन्होंने संस्कृत से नेपाली में रामायण को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये इनका काम था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ सकते हैं कि संस्कृत से पहले राइटर का नाम बताइए जिन्होंने संस्कृत से नेपाली में रामायण को ट्रांसलेट किया। तो भानु भट्टाचार्य, राइट, सॉरी भानु भक्त आचार्य। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इनके बारे में। इससे रिलेटेड बस आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है। इसके अलावा एक किताब की हम लोग बात करेंगे, तंगम्स। तंगम्स, आप देखो ये तंगम्स, द तंगम्स, एक किताब जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज की गई है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। किताब का टाइटल है तंगम्स एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी, राइट, ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप है, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि लुप्त होने की कगार में है, एक्सटेंड होने की कगार में है। देखो कम्युनिटी एक्सटेंड होने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उनके जो ट्रेडिशन होते हैं, धर्म होते हैं, वो जो अगर देखो एक कम्युनिटी है, अगर एक ट्रेडिशन धर्म वगैरह फॉलो करेगी, अब धीरे धीरे उसके अगर नंबर्स कम होते जा रहे हैं तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाती जा रही है, विलुप्त होने की कैटेगरी में जाती जा रही है। समझ रहे हो बातों को? और इसके बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब हम लोग ने काफी पहले डिस्कस किया था, हालांकि लैंग्वेज वगैरह के बारे में, कि लैंग्वेज कैसे डिस्टिंक्ट होती है, क्या कारण होता है लैंग्वेज के डिस्टिंक्ट होने का। और ये अभी 2019 और 20 में ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो लोग इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है मैंने कब पढ़ाया था आपको, पर काफी टाइम हो गया है। जिनको मिल जाए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पर पिन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ सर ये वाली डेट है जिस पर आपने पढ़ाया हुआ था। अब किसी और के मत यहाँ पर करिएगा, मतलब किसी और चैनल के मतलब लिंक वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि वो पोस्ट करने की अथॉरिटी जो होती है, यानी कि फिर वो आपको डिलीट कर दिया जाएगा और क्या पता हमारी टीम में से कोई आपको ब्लॉक कर दे। तो ऐसी चीज मत करना बस, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे दूसरे चैनल्स की लिंक डाल देते हैं जो कि जो हमारी टीम जो है वो ऐसे ऐसी चीजों को पकड़कर ब्लॉक कर देती है। तो
मैंने आपको इसलिए पहले से बता दिया वाली बात। चलो एनीवेज अब आगे की बात करते हैं। तो तंगम्स, तंगम का ही काफी लिटिल नोन कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। एक आदि ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की। देखो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनते ही हैं अक्सर कि ये फलाना ट्राइब जो है वो किस पर्टिकुलर स्टेट की है। तो याद रखना आदि ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की, और आदि ट्राइब के अंदर ही एक कम्युनिटी है जिसका नाम है तंगम्स। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तंगम अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि देखो अभी बुक पब्लिश करिए तो क्या पता बन भी सकता है। तो तंगम अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कम्युनिटी किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए। और तंगम जो है गाइस, इसके मात्र 253 ही सिर्फ इसके स्पीकर्स हैं। सिर्फ 253 लोग हैं इस कम्युनिटी के। तो आप सोचिए इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी लुप्त हो जाएगी तो उनके जितने भी ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, वो सब लुप्त हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है, इसलिए इन पर जो है वो फोकस किया गया, और इसलिए इनको प्रोटेक्शन देनी है और इनसे रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है। तो इसके लिए इनको इनके ऊपर एक बुक जो है वो रिलीज करी है। ठीक है। और यूनेस्को का वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस 2009, तो इसमें तंगम जो है गाइस, ये एक और तंगम जो कि एक ओरल लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है, ये तानी ग्रुप से बिलोंग करती है, और ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, और इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये इसलिए रखा गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहाँ की कम्युनिटी अगर आगे ग्रो नहीं करेगी, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस सब लुप्त हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चुसुल, चुसुल एक जगह है, लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख में हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर ये चुसुल है, एक गांव है, हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर चुसुल वैली भी है। तो आपसे देखो चुसुल वैली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, ये लद्दाख में, ये है चुसुल वैली। ये यहाँ पर ये वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये चुसुल वैली है, और ये रजांगला और पेंगोंग लेक के काफी नजदीक है। आप देखो ये पेंगोंग लेक जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर लोकेटेड है, और पेंगोंग लेक के अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको ये जो है वो रजांगला नजर आएगा। मैं आपको दूसरे मैप में भी दिखा देता हूँ। ये पेंगोंग लेक है, और यहीं पर ही आपको रजांगला जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये है आसपास में ही है, नजदीक में ही है, ये पूरी चीजें हम लोग को देखने जो मिल रही है। तो ये लोकेशन थोड़ी याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, और यहाँ की स्पेशली इस पूरे एरिया की लोकेशंस अच्छे से याद रखो आप। ये वाला एरिया, सिक्किम वाला एरिया, और जितने भी आज की डेट में जो पासेस वगैरह जो अभी आए हैं, प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, ला जैसे कि नाथू ला, राइट, ऐसे जो पासेस वगैरह होते हैं, तो उसके भी नाम आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली इस बार बनने की काफी ज्यादा संभावना है। चुसुल की बात करें गाइस, तो वन ऑफ द 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना और इंडिया की बॉर्डर जो है, यानी कि चाइना और इंडिया की आर्मी पर्सनल्स वगैरह जो होते हैं, वो यहाँ पर आकर बातचीत जो है वो कंडक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ वेरियस मुद्दों के ऊपर। और इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, यानी कि चाइना की जो आर्मी है, तो उनके बीच में जो है ये रेगुलर कंसल्टेशन और इंटरेक्शन जो है वो कुछ 5 पॉइंट्स में होता है, जिनमें से एक पॉइंट जो है वो चुसुल है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर 1962 का जब वॉर था, तो उस समय यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें इसको लास्ट मैन लास्ट राउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया और चाइना की अभी रिसेंटली 4th राउंड हम लोग को देखने को मिली है बातचीत की, जहां पर ये डिस्कशन जो है चल रहा है, यहाँ के जो कमांडर्स वगैरह जो है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के, तो ये डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर वही बॉर्डर के मुद्दे को लेकर जो अभी हम लोग को स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, है ना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल। आपको स्पेशली यहाँ पर लोकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अब गाइस यहाँ पर बात हो रही है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। देखो क्वेश्चन बताए कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि ये फलाना टेम्पल कहाँ का है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो केरला तो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। और ये पूरा टॉपिक जो न्यूज में आया है गाइस, ये शैबेद के ऊपर हम लोग को पूरा टॉपिक देखने को मिला। तो शीबेद जो है वो कौन है, पहले ये भी आप पहले समझ लो। तो शीबेद गाइस कोई भी इंसान हो सकता है जो कि किसी मंदिर को मैनेज करता है। जैसे कि मंदिर को मैनेज करने वाले पुजारी होते हैं, और भी एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है मंदिर का, राइट। जैसे कि कई बार ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं जो मंदिर को मैनेज करते हैं। तो वैसे ही कोई भी पर्सन जो कि जो भगवान जो है उनको उनकी सेवा कर रहा है भगवान की, राइट। और मंदिर के या फिर भगवान के एक्टिविटीज के जितने भी काम है, चाहे वो भगवान का कोई फेस्टिवल हो या कोई दिवस हो या कुछ भी चीज, जैसे कि अलग अलग दिन होते हैं भगवानों के भी, आभूषण के दिन अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है भगवान में। आपको पता है वो रिचुअल्स ट्रेडिशन जो होते हैं हमारे इतने बेहतरीन है कि इतनी सारी चीजें और इतनी यूनिक यूनिक चीजें आपको हर दिन देखने को मिलती है। अगर कोई यूनिक मंदिर है, उसकी प्रथाओं वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो ये जो शैबेट है गाइस, तो ये बेसिकली क्या करते हैं लोग, तो ये एक व्यक्ति पूरे मंदिर को मैनेज करता है। यानी कि मान के चलो मंदिर का जो मैनेजर होता है, दैट इज कॉल्ड शैबेट। ठीक है। और जो मंदिर की जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर भगवान की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि भगवान है, जो डीटी है उस मंदिर के, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि
अब वो जो मंदिर बना है, तो मंदिर तो भगवान का होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का तो नहीं होता, तो इसलिए भगवान से रिलेट किया जाता है ये वाली चीजों को। अगर शेबित को एक्सप्लेन करना है तो ये रिलेट करना है कि भगवान की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो शैबित का होता है। और इवन ये भी कहा जाता है कि शैबित के पास पावर होती है कि भगवान के बिहाफ में वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, यानी कि भगवान, उनके पास ऐसी पावर होती है कि वो अगर बोल रहे हैं तो वो भगवान का ही मैसेज है जो कि वो बोल रहे हैं। तो ये चीज होती है शैबित की। आप बोल सकते हो एक महापुजारी जो होते हैं एक मंदिर के, वो शैबित है, तो आप ऐसा कह सकते हो इजी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट आपको ये शैबित जो शब्द है वो थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज है। अभी क्या चल रहा था गाइस, कि जो सदियों पुराने समय से एक रॉयल फैमिली थी ट्रावनकोर की, तो उनके उनसे राइट जो है वो ये वाले छीने जा रहे थे। उनको बोला जा रहा था, काफी कुछ केसेस चल रहे थे, आज की बात नहीं, काफी सालों से चलती आ रही है, 2010-2011 की लगभग बात है ये। तो तब से जो है वो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है इस मंदिर को लेकर, कि इसमें जो रॉयल फैमिली जो है, जिसके जो सदस्य हैं, वो इस पूरे टेम्पल को जो है वो मैनेज करते हैं, इस पूरी प्रॉपर्टी को इस टेम्पल की मैनेज करते हैं, और हर एक फेस्टिवल, हर एक जो भी डिसीजन जो होता है इंपॉर्टेंट, वो उन्हीं के द्वारा लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि इनसे ये सब राइट छीने जाए और ये राइट जो है वो लोकल दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को ये वाले राइट्स दिया जाए। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो चल रही थी, हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं आना है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशंस को और कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज जो है वो क्लैरिफाई कर दी है कि शैबित के पास जो अधिकार है इस मंदिर को मैनेज करने का, एडमिनिस्टर करने का, वो बरकरार रहेंगे, उनसे वो अधिकार जो है वो नहीं छीना जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर भगवान जो है वो कौन से हैं, लॉर्ड विष्णु, ये वाली चीज भी याद रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि फलाना मंदिर में कौन से भगवान है, तो लॉर्ड विष्णु। तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर ट्रावनकोर की रॉयल फैमिली के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो अनंत श्याना पॉस्चर में हम लोग को देखने को मिलता है। उनका जो पॉस्चर जो है वो अनंत श्याना पॉस्चर हम लोग को उनका देखने को, मुद्रा मुद्रा, तो इसमें उनकी पूजा होती है। देखो अब पता है ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे कि अनंत श्याना जो पॉस्चर है, मुद्रा जो है वो किसकी है। ऑप्शन 1 बुद्ध की, ऑप्शन 2 जैनिज्म के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर आती है, जैनिज्म के अंदर आती है, ऑप्शन 3 हिंदुइज्म के अंदर आती है, या फिर विष्णु, लॉर्ड बुद्ध, या फिर आपको महावीर। तो ये आप लोग को जो है वो ऐसे जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उस पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करना है, और आप किसका ऑप्शन मार्क करेंगे, विष्णु या फिर हिंदुइज्म, समझ रहे हो। ऐसी चीज आपको तैयारी करनी है इस प्रकार के टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस पर ज्यादा प्रेशर दिया, क्योंकि ये सब जो आर्ट एंड कल्चर और ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि बहुत कम न्यूज में देखने को मिलते हैं, और जब देखने को मिलते हैं तो इसको आपको अच्छे से देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इनके श्योर शॉर्ट चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। तो चलिए अब और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो, अब पेपर 2 के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। तो देखिए गाइस, आप लोग को ऑलरेडी पता है इस क्रिमिनल के बारे में, विकास दुबे के बारे में, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ये हम लोग को देखने को मिला था। इसने अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा भी करी थी कि 8 पुलिस वालों को इसकी टीम के द्वारा और इसके द्वारा मार दिया गया। गैंगस्टर है ये उत्तर प्रदेश का, राइट। और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, इसका जो घर था, इसकी जो हवेली थी, उसको गिरा दिया। आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर कार जो है, फॉर्च्यूनर कार, उसको क्रैश कर दिया। और इसकी ऐसी काफी सारी कार वगैरह थी जिसको बुलडोजर को बुलवाकर जिसको क्रैश कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया था, ये एक्शन लिया गया था इसके खिलाफ। इसके अलावा उज्जैन में महाकाल मंदिर में ये विकास दुबे जो है वो अरेस्ट हुआ। अब देखो आपका एक टास्क है जो मैं भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने लास्ट में आज कोई होमवर्क नहीं रखे, क्योंकि बीच में आपको मैंने काफी सारे होमवर्क दिए हुए ऑलरेडी, जैसे कि टर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ने को मैंने अभी आपको बोला। दूसरा है महाकाल मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप कोई भी 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महाकाल मंदिर से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। विकिपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं, और मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि अभी देखो ये महाकाल में अरेस्ट हुआ है, तो क्या पता सिविल सर्विसेज आपको महाकाल से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछ ले, क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि ऐसे ही करती है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार की आपकी अवेयरनेस पूछी जाती है कि आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर से इसको अरेस्ट किया उज्जैन के अंदर, और अरेस्ट करने के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लेकर गई इसको विकास दुबे को। और कहा जाता है कि एक सफारी कार में था, और जो आज तक की जो मीडिया जो थी वो इसके पीछे ही थी हमेशा, यानी कि हर मान के चलो कि इसकी गाड़ी जब आगे की चल रही थी, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की जो गाड़ियां आगे चल रही थी, उसके पीछे आज तक मीडिया की गाड़ियां चल रही थी, और आगे मतलब वो क्रिमिनल था। बट यूपी सरकार का कुछ प्लान था इसका एनकाउंटर करने का। तो इन्होंने क्या किया, एकदम से सुबह का समय था, कुछ 6 या 7 आई थिंक बज रहे थे, तो उस समय जो है वो इसको मीडिया वालों को अचानक से एक बैरिकेड में रोका गया कि चेकिंग चल रही है बोल के। और मीडिया और ये जो गाड़ी है इनके बीच में सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस लैप्स हुआ था, और उस 15 मिनट के डिस्टेंस में पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया। और एनकाउंटर कुछ इस प्रकार से दिखाया कि गाड़ी जो है वो पलट गई है, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, विकास दुबे भगा और उसने पुलिस वालों से पिस्टल छीनी,
और इसी बीच जो है वो पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वो पिस्टल जो पुलिस वालों पे चला सकता था, पुलिस वालों को हानि हो सकती थी, इसलिए पुलिस वालों ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जब फायरिंग करी तो उस फायरिंग में विकास दुबे जो है वो मर गया। तो ये जो था वो पूरी स्टोरी हम लोग को देखने को मिली थी, जो रचाई गई थी यूपी सरकार के द्वारा। और ये एक तरह से एक्चुअल में स्टोरी, अब देखो ये मैं नहीं कहता कि ये क्रिमिनल जो है इसको मारा गया वो सही है या गलत है, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गलत है एक्चुअली में। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डेमोक्रेसी इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि आप एक ऐसी बॉडी को पावर दे रहे हो जो बॉडी जो है जिसके पास वो पावर नहीं है इस प्रकार की एक्ट करने की। क्योंकि देखो आज की डेट में लोग बोलते हैं कि देखो यार पुलिस जो है वो कितनी खराब होती जा रही है, कितनी खराब हो जाती जा रही है। अब आप देखिए कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जब एक्ट्स होते हैं तो उसमें काफी सारे ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अपने आप को सोचने लगते हैं कि हमारे पास पावर है किसी की भी जान लेने का, यानी कि राइट टू लाइफ को वॉयलेट करने के लिए वो सोचते हैं। अब ये वाली चीज जो है, ये वाला जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, मुझे पता है कि काफी सारे लोग इसमें डिबेट करेंगे, बट ट्रस्ट मी, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे कि नहीं नहीं जो है यूपी सरकार ने जो है वो सही किया, राइट, तो आप अगर लिखोगे सही किया तो आपको उस कंटेक्स्ट में लिखना है कि हाँ इस प्रकार के क्रिमिनल को की जान जानी चाहिए, बट जान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जानी चाहिए, क्योंकि आप खुद ब्यूरोक्रेट बनोगे। आप स्टार्टिंग में लॉ तोड़ने की बात करोगे अपने आंसर में, तो कहां से फिर आपको पास किया जाएगा और कहां से फिर आपको आईएएस बनवाया जाएगा? क्योंकि मेन जो पूरा गेम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, फॉलो करना होता है ना लॉ एंड ऑर्डर। बीसीए की पुलिस वाले जो है वो आजकल सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ये सब चीजें हम बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसी एक्ट्स होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें जो बॉडी जो होती है, जो पावर में आती है, तो वो उसकी जो पावर जो होती है वो धीरे धीरे करके एक्सटेंड होने लगती है, लिमिटलेस होने लगती है उसकी पावर। तो ये सब जो एक्ट्स होते हैं, ये एक बॉडी यानी कि पुलिस अथॉरिटी जो है उनकी पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं, लिमिटलेस कर रहे हैं। तो आप लोग को दोनों डायरेक्शन में चीजों को लिखना है अपने आंसर में। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, और मुझे लगता है कि शायद बनने की इसकी संभावना है, क्योंकि बड़ा इंसिडेंस हुआ है ये। पहला इंसिडेंस तो इन्होंने इसने इस आदमी ने पुलिस वालों की जान ली, राइट। दूसरा इंसिडेंस पुलिस वालों ने इसको मार दिया, राइट। बट अब पुलिस वालों ने जो इसको मारा, देखो इसने पुलिस वालों की जान ली। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार ये क्या फेयर था कि अनफेयर था? बहुत बिल्कुल अनफेयर था। बट पुलिस को अदालत पे देना चाहिए था, और या फिर अगर हम लोग को रिफॉर्म लेकर आना है तो ऐसा रिफॉर्म लाना चाहिए कि इस प्रकार के क्रिमिनल्स को तुरंत जो है वो मौत की सजा सुनाई जाए लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू। क्योंकि देखो पुलिस वालों के द्वारा ये इंसिडेंस किया गया, ये एक्ट किया गया, वो इसलिए किया गया बिकॉज पुलिस ऑल्सो नो कि इस प्रकार के क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका केस चलता रहता है और वो मजे में रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। जैसे कि आपने देखा कि इसी इंसिडेंस में हम लोगों ने नोटिस किया था, रिकॉर्ड किया था कि इस व्यक्ति को, विकास दुबे को, पुलिस के थ्रू ही लीड मिली थी। एक लोकल पुलिस स्टेशन से ही पता लगा था, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, लोकल पुलिस स्टेशन से ही इसको पता लगा था कि एक पुलिस फोर्स जो है वो आ रही है इसके अड्डे में इसको अरेस्ट करने के लिए। तो इसने क्या किया, पुलिस फोर्स को घेरा और फायरिंग करवाना शुरू कर दी अपनी टीम से, अपने गैंगस्टर की जो इनकी टीम है उससे, राइट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल राइटिंग द आंसर कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनोगे। और अगर आप अपने आंसर में लॉ एंड ऑर्डर को रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो जो आपके आंसर को भी चेक कर रहा होगा उसको तो लगेगा कि यार ये इंसान अगर आईएएस आईपीएस बन गया तो ये तो रूल्स रेगुलेशन को वॉयलेट कर देगा, राइट। तो वो तो गलत है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए गलत है, हमारा जो पीपल रूल है उसके लिए गलत है। क्योंकि अगर पावर जो होगी वो एक बॉडी के हाथ में आएगी, यानी कि जो जो ये ऑर्गन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर किसी एक के हाथ में भी अगर एक्सट्रीम पावर आ जाती है तो वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। और इस प्रकार की चीजें काफी हुई। आप अपने आंसर में ये भी लिखेंगे कि कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी कराए गए थे, जिसमें कई सारे पुलिस जो हैं उन्होंने बोला कि वो कुछ मात्र 2-2 लाख, 8-8 लाख रुपए के लिए, 10-10 लाख रुपए के लिए किसी का फेक एनकाउंटर करने के लिए रेडी थे। तो दिस केस इज ऑल अबाउट फेक एनकाउंटर। मैं ये नहीं कहता कि एनकाउंटर फेक है या सही है, वो तो रिपोर्ट्स आएगी तो वो बताएगी, क्योंकि इस पे हम लोग को चर्चा नहीं करनी ना, आपको इसके आंसर में लिखना है। बट आपको एट द बैक ऑफ द माइंड ये चीज क्लियर है कि हाँ पुलिस वालों ने किया, और पुलिस वालों ने गुड फेथ में किया, राइट। गुड फेथ में इसलिए किया बिकॉज पुलिस वाले जानते थे कि इस प्रकार का क्रिमिनल है वो सर्वाइव नहीं होना चाहिए, वो अगर सर्वाइव कर गया तो वो बाहर आएगा, या फिर जो है वो इस प्रकार के जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं उनको भी मौका मिल जाएगा पुलिस को मारने का। तो ये पुलिस वालों ने जो किया वो अच्छा किया, बट ये अगर जुडिशरी से होता तो वो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जो है वो रूल्स रेगुलेशंस और नियम को फॉलो कर। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ डिबेट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर, बट अपना देखो ये मेरा ओपिनियन है, और ये ओपिनियन आई थिंक कि आप में से काफी सारे लोगों को सही भी लगेगा, क्योंकि मैंने कोई गलत बात तो करी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की ही बात हुई है, और इसी को लेकर इन्हीं पूरी चीजों की क्योंकि आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपको चीजों को बिल्कुल न्यूट्रल करके देखना है, राइट। क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति आएंगे, जैसे एक जज होते हैं, अब जज जो होते हैं गाइस वो कितनी बड़ी पोस्ट है। अब जज के सामने एक तरफ एक कटघरे में क्रिमिनल खड़ा होता है और एक कटघरे में इनोसेंट खड़ा होता है, विक्टिम खड़ा होता है। अब जज जो होते हैं वो उनको दोनों को इक्वल ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के पास ही इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो राइट टू लाइफ के हो, चाहे वो केस लड़ने के हो,
राइट, रूल ऑफ लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हो? तो हर एक चीज लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये एक बेस मुझे आप लोग का क्रिएट करना था, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी कि आप जब अपना आंसर लेके या फिर अगर आप डिस्कशन भी करें तो आपका डिस्कशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और बाकी चीज तो आप समझदार हो यार, बाद में तो फिर वो अलग बात है, बट आपको तो एग्जामिनेशन क्रैक करना है और मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको चीजें बताता हूँ। बाकी तो फिर सर्विस में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजों के मतलब दायरे से बाहर जाकर काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी, और दैट इज ओके। बट और ये जो पुलिस वालों ने किया वो भी ओके था, मैं उसमें गलत नहीं कह रहा, बट मैं आपको आपके आंसर एग्जामिनेशन क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग फिर उल्टा सीधा बोलते हैं इस चीज को लेकर। इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई एग्जाम क्रैक करना है तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी, वरना फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, कल को आप अपने आप को एग्जामिनर की पोस्ट पे देखो कि आप उस कॉपी चेक कर रहे हो किसी बच्चे की, और कोई बच्चा लिख रहा है कि दैट इज गुड, रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक किया, तो क्या हुआ, कम से कम क्रिमिनल तो मारा गया नहीं। पूरी चीज रूल्स रेगुलेशंस लॉ। आप लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ रहे हो, क्यों इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सिलेबस में? द रीजन बीइंग इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलना है, राइट? चलो एनीवेज, अब आगे इस पे और चर्चा नहीं करेंगे। अब आपको और कुछ चीजें बताऊं, जैसे कि ये नाम याद रखना थोड़ा सा, शशिकांत कमेटी। एक कमेटी बनाई गई है शशिकांत कमेटी, इसके हेड है रिटायर्ड जस्टिस हम लोग को देखने को मिल रहा है इस कमीशन के, इस कमेटी के। और जुडिशियल कमीशन है, 1 मेंबर की, एक सिंगल मेंबर ही है इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा जो मामला हुआ है एनकाउंटर का, तो उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो रखेंगे, सामने पेश करेंगे, ठीक है? और इनकाउंटर के बारे में हमारा लॉ जो है वो अनुमति नहीं देता, कहीं पर भी कोई भी प्रोविजन नहीं है इंडियन लॉ के अंदर जो कि डायरेक्ट अनुमति दे, डायरेक्ट ऑथराइजेशन दे इनकाउंटर का, ठीक है? बट कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें ऐसे ग्राउंड जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें जरूरत पड़ सकती है ऑफिशियल को सामने वाले को मारने की। कैसे इंसिडेंट्स? जैसे कि कॉमन सी बात है यार, कोई भी ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों पे नहीं होता या सिर्फ अथॉरिटी पे नहीं होता, ये एप्लीकेबल किसी भी पर्सन पे होता है। सेक्शन 100 आईपीसी 1860 का, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने पिस्टल लेकर आ जाए और आपको मारने के लिए खड़ा हो जाए और वो बस ट्रिगर दबा ही रहा होगा, अगर आप चाकू उठा के उसका हाथ काट दो जिससे कि उसकी पिस्टल जो है वो गिर जाए, तो भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिकॉज आपने सेल्फ प्रोटेक्शन करी। तो अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप ऐसा कदम उठा सकते हो, और कोई भी व्यक्ति कदम उठा सकते हैं, नॉट इवन ओनली पुलिस, ठीक है? सभी व्यक्ति उठा सकते हैं। जैसे कि पुलिस है, पुलिस के पास सामने, क्योंकि पुलिस ने यही बताया ना कि पिस्टल निकाल ली, और पिस्टल निकाल के फायरिंग करने वाला था, तो इतने में हम लोगों ने जो है वो करा। चुलबुल पांडे आपने देखा होगा, चुलबुल पांडे मूवी जो है दबंग, उसमें आप देखा होगा कि वो किस प्रकार से एक्शन करते हैं। होता है ऐसा, आप भी करेंगे ऑन फील्ड, बट जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता तब तक आपको इस प्रकार से चीजें करनी है। बट आपको पता है आगे चल के कि आपको भी जस्टिस देना है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जस्टिस देना होता है। बट क्या होता है, ऐसी जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, बड़े मामले, तो इसमें अगर हम लोग जुडिशरी के थ्रू अगर जजमेंट देंगे, सॉरी फाइनल, हाँ, जुडिशरी के थ्रू ही जो है वो फाइनल जजमेंट अगर आएगा, तब चीजें सही रहती है। अगर पुलिस ही निर्णय लेने लगे तो फिर जुडिशरी का क्या काम? समझ रहे हो? ये वाला भी डिबेट एक काफी सही है कि अगर पूरी चीज पुलिस कर ले तो फिर जुडिशरी क्यों बनाई गई है, राइट? तो ये चीज होती है जिसमें कि अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जाएंगे तो हमारी पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो हमारे ऊपर मेंटेन रहेगा। अब इस प्रकार का इंसिडेंस हुआ, अब कल को जो कुछ करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अगर किसी इनोसेंट को मारना शुरू कर दें, इस प्रकार के एक्ट्स अगर बढ़ने लगे एनकाउंटर्स के, तो हमारी पब्लिक के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी पब्लिक जो है वो पुलिस से थोड़ा डरती है, अब तो और डरने लगेगी फिर। तो अगर एक दो इस प्रकार के ऐसे इंसिडेंट्स हो गए और सामने आ गया कि यार ये तो इनोसेंट था जिसको मार दिया गया, राइट? और आगे चल के हम लोग इसमें भी और चर्चा करेंगे, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी काफी सारे जो रूलिंग्स है, जजमेंट्स है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो आपने देख लिया कि सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ये वाली चीज करी जा सकती है, मारा जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 46 सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, तो ये परमिट करता है पुलिस ऑफिसर को कि पुलिस ऑफिसर जो है वो एक इंसान को अरेस्ट करने के लिए अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा सेक्शन 300 आईपीसी का, ये बेसिकली प्रोवाइड कराता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, यानी कि अगर पुलिस ऑफिशियल एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर पब्लिक जस्टिस के लिए अगर बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर गुड फेथ में अगर कोई ऐसा कदम उठाता है जिसमें सामने वाले की जान चली गई, तो वो पुलिस ऑफिशियल है या फिर वो पब्लिक सर्वेंट है, वो ऑफेंडर नहीं होगा, राइट? उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस जो है वो नहीं होगा। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये वाली चीज है। अब अभी जो पुलिस ऑफिशियल्स ने किया तो वो इसके थ्रू जो है वो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो है वो नहीं किया। बट क्या होता है कि कुछ कुछ चाल इस प्रकार की रचना, देखो हुआ तो काम सही है, बट जब चाल रचना और प्री प्लान पूरी चीजें करना, एक तो होता है कि भाई आपने हड़बड़ी में हो गया एकदम से, राइट, जिसमें कि आप
पुलिस ऑफिशियल जो थे उनको मेन उनकी प्रायोरिटी थी कि यार ये इंसान निकलना नहीं, जैसे कोई टेररिस्ट है, अब भाई टेररिस्ट भाग रहा है आगे आगे, जैसे कि मध्य प्रदेश का ये एक इंसिडेंस हुआ था कि जेल से कुछ 4-5 टेररिस्ट भागे थे और उनको मार दिया गया था, और उस पर भी बहुत जो है वो चर्चाएं वगैरह इस प्रकार की चली थी, और उनके आसपास जो है वो बंदूकें रख दी गई थी, और हालांकि बताया गया कि उनके पास बंदूकें नहीं थी और ये जानबूझ के किया गया, मेन फोकस था टेररिस्ट को मारने का। अब कोई टेररिस्ट भाग रहा है, ठीक है, अब पुलिस जो है उसके पास एक्चुअल में बंदूक नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई वेपन नहीं है, तो पुलिस उसको जाकर अपनी फोर्सेस को लगाकर उसको घेराबंदी करके पकड़ सकती है। बट अगर वो निहत्था है और उस पर अगर पुलिस उसको मार दे, और सिर्फ क्योंकि देखो मेनली क्या होता है, पुलिस को पैर पे मारना चाहिए, फिर कोर्ट का काम है जो भी करना उसको मतलब सजा देना, बट पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर, खुद ही जो है वो आरोपी को सजा दे रही है। तो ये चीज भी गलत है ना, एथिकली भी गलत है, और ये सब चीजें पेपर 4 में भी बन सकती है। इसलिए मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा आपके पूरे जितने भी आपके डाउट्स आ रहे होंगे वो पूरे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप एक भी पॉइंट इस प्रकार का गलत ना लिखें अपने आंसर में, क्योंकि यही ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी आर या पार कराते हैं, क्योंकि इसी ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड आपके पूरे आंसर कॉपी को जज किया जाता है फिर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इन जनरल जो है वो पता होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए इसका। इसके अलावा बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ व्यूज, कुछ उनके जजमेंट की रूलिंग्स की बात करेंगे। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच नेम्स, बट एक जानकारी रख लो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है। तो इन्होंने भी इवन कहा है कि पुलिस जो है उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि किसी भी आरोपी को मारना, ये बकायदा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पुलिस को अधिकार नहीं है मारने का, ठीक है। और सिर्फ एक इंसान जो है अगर वो आरोपी है तो, और वो अगर वो क्रिमिनल है तो उसी को देखते हुए पुलिस नहीं मार सकती, यानी कि पुलिस अगर किसी को मार रही है तो उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यार ये क्रिमिनल है मैं इसलिए मार रही हूँ, क्योंकि अधिकार तो सभी का है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सत्यवानी पौंडराय वर्सेस सैमुअल राज, तो ये जो केस था गाइस, तो इसमें भी कहा गया था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैंडेटरी है, आर्टिकल 14, 21, 39 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये ना ही सिर्फ एक इंसान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट नेचुरल राइट है, और ये जो राइट है वो दोनों का ही है, ये अक्यूज का भी है और विक्टिम का भी है, यानी कि आरोपी का भी है और वादी का भी है, यानी कि जो विक्टिम जो हम लोग को देखने को मिलता है, इनोसेंट जो होते हैं, ठीक है। तो ये चीज पीड़ित जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अक्यूज का भी है और पीड़ित का भी है ये कानून। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल 21 सिर्फ विक्टिम को दिया जाएगा और क्रिमिनल को नहीं दिया जाएगा, उनको भी दिया जाएगा, उनके पास भी राइट टू लाइफ का अधिकार है ना। तो ये चीज है, और इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, और वो उसी चीज को लेकर अभी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही है इस चीज को लेकर, कमेटी भी जो है वो अभी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा फेक एनकाउंटर जो पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा किए जाते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इवन ये भी कहा गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल फेक एनकाउंटर करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें बताया गया है कि नॉट इवन स्टेट कैन वायलेट द राइट्स टू लाइफ, ना ही सिर्फ स्टेट राइट टू लाइफ को वायलेट कर सकती है, बट अगर राइट टू लाइफ को वायलेट करना है तो उसके पीछे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत करना पड़ेगा, और ये काम किसका है, ऑनरेबल जुडिशरी का हम लोग को ये काम देखने को मिलता है। और कोर्ट का ओपिनियन ये है कि एनकाउंटर किलिंग जो पुलिस के द्वारा की जाती है तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद अगर पुलिस में फॉल्ट पाया जाता है तो पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज इसमें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी यही सेम चीजें कही गई है कि पुलिस ऑफिशियल जो है उनके पास कोई राइट्स नहीं है एक इंडिविजुअल की लाइफ लेने का, राइट, इंडिविजुअल की लाइफ छीनने का। और पुलिस ऑफिशियल जो है मतलब यही वाली बात बताई गई कि अगर वो किसी को मारते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए, राइट, अगर वो फेक एनकाउंटर वगैरह पाया जाता है तो, और इवन उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्यों मारा, क्या ऐसी वजह, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस, क्या ऐसे ग्राउंड्स डेवलप हो गए कि मारना पड़ गया, समझ रहे हो। तो ये चीज है, ये वाली चीज है। और 2010 में एनएचआरसी ने कुछ गाइडलाइंस प्रोसीजर्स भी जो है वो इशू किए हुए थे इस चीज को लेकर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा है, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, जो मैंने भी आपको समझाई पूरी, वो आपके दिमाग में डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला इस टॉपिक से रिलेटेड गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सब सी पावर केबल के बारे में। सिंपल सी चीज याद रखना, ब्रिटेन और डेनमार्क, ये कंट्री हम लोग को देखिए, ये ब्रिटेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यूके ब्रिटेन, और ये यहाँ पर आप देखिए डेनमार्क, बीच में क्या है, समुद्र है, नॉर्थ सी यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये वाले नाम भी याद रखिएगा। तो इस समुद्र में एक पाइपलाइन डाली जा रही है, और ये पाइपलाइन जो होगी गाइस ये रिन्यूएबल एनर्जी को शेयर करेगी दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये चीज है यहाँ पर, और 767 किलोमीटर की एक पाइपलाइन यहाँ पर लगाई जा रही है। ये एक पावर केबल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सब सी पावर केबल है दोनों कंट्रीज के बीच में, डेनमार्क और ब्रिटेन, जो कि आपस में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो शेयर करेंगे।
तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को देखना है। ये आप देखो, एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा है और एक तरफ डेनमार्क दिखाई दे रहा है, बीच में समुद्र है। तो इस प्रकार की ये पूरी पावर केबल, पूरी लाइन जो है वो यहाँ पर जा रही है और ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें सिंपल सी बात, ये दोनों कंट्रीज के बीच में याद रखना, और ये चीज हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में, इसके बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए आपको। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने अलाउ किया है अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान जो माल है, गुड्स जो है वो वाघा बॉर्डर पर भेज सकता है 15 जुलाई से। ये देखिए आप, वाघा बॉर्डर आपको दिखाई देगी, ये पंजाब का एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाघा बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जो आपको पता होगा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उस तरफ ऊपर साइड आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको जो है वो अफगानिस्तान दिखाई देगा, मैप में देखोगे, मतलब यहाँ पे नहीं, मैप में देखो आप अपने, आपके जो टेबल के सामने जो मैप लगा होगा बड़ा वाला दीवार पे, तो आप देखना कि यहाँ पर ऊपर साइड जो है वो अफगानिस्तान की पूरी आपको लोकेशन जो है वो दिखाई देगी। तो पाकिस्तान ने अलाउ किया कि अफगानिस्तान अपना सामान जो है वो पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया भेज सकता है वाघा बॉर्डर के थ्रू, राइट। तो ये चीज जो है वो पाकिस्तान ने अलाउ कर दी है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है, जो कि हुआ है। ये पाकिस्तान का ही कमिटमेंट था जिसके थ्रू ये डिसीजन लिया गया है। अब इससे क्या होगा, अफगानिस्तान अपना माल जो है, अपना सामान जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है, बट यहां पर पाकिस्तान की चुप्पी हम लोग को देखने को मिल रही है कि वही सामान अगर इंडिया से वापस अफगानिस्तान जाता है तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा, तो यहां पर पाकिस्तान ने नहीं बताया। तो इसका मतलब सीधे सिंपल सेंस पाकिस्तान का यही है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो। अब चीजों को आप इंटरनेशनली एनालिसिस करो, पाकिस्तान और चाइना की करीबी हम लोग को देखने को मिलती है, उनके बीच में रिलेशन हम लोग को स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। और अभी जैसे ही इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत को डिक्लेयर किया, अपने मिशन को डिक्लेयर किया, इंडिया ने जैसे ही बात करी कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, उसके बाद चाइना जो है उसके पास इनसिक्योरिटी हो गई। चाइना ने, मैंने कल भी आप लोग को डिस्कशन किया था कि चाइना अपनी नेबरिंग, जैसे हमारी बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है, तो उसको अपने इन्फ्लुएंस पे ले रहा है चाइना। पाकिस्तान के उसके रिलेशन ऑलरेडी ठीक है। अब क्या हो रहा है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, तो उसके साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है। अब देखो, चाणक्य नीति जब आप पढ़ोगे ना, ये भी आपके बेसिकली पेपर 2 में आपको मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप पढ़ोगे ये चाणक्य नीति, और ये सब भी आपको बैकग्राउंड में पढ़ना पड़ेगा, काफी कुछ चीजें, पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं। तो जब आप चाणक्य नीति पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं कि जो नेबरिंग कंट्री जो होती है, तो वो, जैसे कि चाणक्य की काफी सारी नीति है, 8 फोल्ड पॉलिसी है, सतगुण नीति है, और ये सब चीज आपको मिलेंगी वहां पर, राइट। तो ये जो नेबरिंग कंट्री वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये आपस में फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, और सॉरी, नेबरिंग कंट्रीज आपस में एनिमीज होती हैं, और हम लोग को देखने को मिलता है ये वाली कंट्री और ये वाली कंट्री आपस में फ्रेंड्स होती है। जैसे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, ये एनिमी है, बट पाकिस्तान के पीछे जो है वो कौन है, अफगानिस्तान। तो वो कौन है, वो पाकिस्तान की एनिमी है बट इंडिया की फ्रेंड है, इंडिया की अलाय है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान के अपने रिलेशन इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। अब यहां पर चाइना की ही ये सोची समझी चाल है। ये एक्चुअली क्या बात है, ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें, ये जो पॉलिसी जो होती है इस प्रकार की, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसीज होती है जो कि ओपन नहीं होती है, राइट। ये आपको ढूंढना पड़ता है खोद के कि यार ये क्या समझ रहा है, ये चाइना जो है वो किस प्रकार की इसकी प्लानिंग चल रही है। तो आपको इस प्रकार का 4 विजन अपना क्रिएट करना, और यही 4 विजन जो होगा वो आपके एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। चाइना जो है वो बैठकर क्या सोच रहा है कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर एक टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स कर लेगी, तो इंडिया के पास बनेगा मार्केट, और चाइना कोशिश कर रहा है इंडिया के मार्केट को रिड्यूस करने के ऊपर। चाइना इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बना रहा है, जिससे कि नेबरिंग कंट्रीज जो है वो चाइना के साथ हो, चाइना के साथ मिलकर काम करें। जैसे कि हम लोग बात करें भूटान और ये नेपाल और ये इसकी बांग्लादेश, पाकिस्तान ऑलरेडी है ही, अब पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, समझ रहे हो, ये इस प्रकार के पैक्ट्स बनते हैं। और ये आप जब चाणक्य नीति समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये पैक्ट्स के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी डेवलप होगी कि किस प्रकार से जो फॉरेन रिलेशंस है वो एक कंट्री कैसे डेवलप करती है, क्योंकि बहुत अच्छे से चाणक्य ने इस चीज के बारे में समझाया हुआ है, राइट। चलो एनीवेज, इस पे और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक चीज तो आपको मोटे मोटे तौर पे पता लग गई कि ये पूरा जो खेल है वो चाइना का है। चाइना क्या कर रही है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के थ्रू टारगेट कर रही है कि अफगानिस्तान से एक तो रिलेशन अच्छे बनाए, और दूसरी बात अफगानिस्तान को मौका दिया जाए कि अफगानिस्तान गुड्स जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे खिलाफ जो है वो ये सब पॉलिसीज यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की भी एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को इस ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो करनी है। दूसरा एक और, ईरान चाइना। अब देखो, अब मैंने आपको यही चीज बताई, ये चीज मैंने आपको बेस इसलिए क्रिएट किया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो था वो भी इसके कंटिन्यूटी वाला था। मैंने आपको क्या बताया, इंडिया के जिन जिन कंट्रीज के साथ रिलेशन है उनके साथ चाइना अपने रिलेशंस डेवलप कर रही है, क्योंकि कल को
इंडिया का जब मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू हो ही गया है, जब ये टॉप पे पहुंचेगी तो इंडिया को मार्केट ना मिल सके एक्सपोर्ट करने का और पूरा मार्केट जो है वो चाइना कैप्चर कर ले। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कंट्री की, जो स्ट्रैटेजी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि एक पॉलिसी आपने अभी देखी पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, दूसरी पॉलिसी डायरेक्ट चाइना और ईरान के बीच में एक पैक्ट हम लोग को देखने को मिला है। 25 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि फाइनलाइज हो गया है। काफी समय से ये इस प्रकार का पैक्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला था, बट जो कि अब फाइनलाइज कर दिया है, क्योंकि अभी अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया ने डायरेक्टली टारगेट कर दिया है कि चाइना के प्रोडक्ट, और ओपनली है इंडिया का ये टारगेट चाइना को, कि चाइना को हम लोग बॉयकॉट करेंगे, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कॉपरेशन ये चाइना और ईरान के बीच में हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि छाबर ड्यूटी फ्री जोन जो है, छाबर पोर्ट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है छाबर पोर्ट के बारे में। देखो ये हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान, ये ऊपर देखो आप अफगानिस्तान जो जिसके बारे में अभी हमने बात करी, और ये जो है वो ईरान। ईरान के अंदर ये जो छाबर पोर्ट है ये हमारे द्वारा इंडिया के सहयोग से जो है वो क्रिएट किया, बनाया गया है। और ये ग्वादर पोर्ट जो है ये किसका है? चाइना का है। और चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बनवाया है। चाइना का जो ये वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके थ्रू ये बना है। बट ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है, उसी का ही पार्ट है। तो ये सब पोर्ट्स इसलिए बना रही है चाइना क्योंकि चाइना का प्रेजेंस जो है वो इस रीजन पर भी, यहाँ पर अरेबियन सी पर भी डेवलप्ड हो, इंडियन ओशन पर भी डेवलप्ड हो, और यहाँ पर इस पोर्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पर मतलब जो सेंट्रल एशिया है उसके मार्केट को कैप्चर कर सके। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने छाबर पोर्ट यहाँ पर बनाया था ईरान की मदद से, राइट। और अभी जो है ईरान और चाइना के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, उससे क्या होगा, इंडिया और ईरान के रिलेशंस हैम्पर होंगे। कैसे हैम्पर होंगे वो मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज जो है वो शुरू हो गई रिलेशंस हैम्पर होने की। कैसे हुई है? तो देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कॉपरेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि छाबर ड्यूटी फ्री जोन है, जो छाबर जो पोर्ट है वो ड्यूटी फ्री जोन है, तो उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि वहां पर चाइना भी जो इन्वॉल्व होगा, चाइना की भी इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप की जाएंगी। और ये एक ऑयल रिफाइनरी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, चाइना, सिंपल सी चीज समझो कि चाइना और ईरान के रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और ईरान ने क्या डिसाइड किया, अभी ईरान ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से छावर पोर्ट से एक रेलवे लाइन, आप देख सकते हो कि ये रेलवे लाइन यहाँ पर जा रही है जो कि अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है। तो ये वाली जो रेलवे लाइन है, ये जो बनने के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया के सहयोग की बात स्टार्टिंग में हुई थी, बट ईरान ने डिसाइड किया है कि वो इस रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि इंडिया का सपोर्ट नहीं मांगेगी और इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को ड्रॉप कर रही है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। छाबर से लेकर जाहिदन नाम की एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है जाहिदन, ये यहाँ पर, ये इस जगह पर पूरी रेलवे लाइन बन रही है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी पहले, बट अब ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने बोला कि इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ईरान जो है वो खुद ब खुद इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं से एक मैसेज जो है वो इंडिया के पास जा रहा है कि इंडिया के रिलेशन थोड़े से हैम्पर हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? अगेन चाइना, क्योंकि चाइना और इसके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। कोई भी कंट्री है, जैसे कि तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त में दो दोस्त अगर आपस में जो है वो घूमना शुरू कर दें और एक दोस्त को जो है वो अलग कर दें, नहीं घूम रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझ आता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है और ये कहा है कि इससे दूरी बना के रखो, राइट। तो यही चीज, ये वाली सेम चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये जो तिगड़म हम लोग को एक्चुअली जो ईरान और इंडिया के बीच में जो रिलेशन हैम्पर हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं वजह जो है वो चाइना यहाँ पर देखने को मिल रही है, दिख रही है कि एग्जैक्टली देखो ना, अब इंडिया, ईरान और चाइना के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं। अब इसमें ईरान और चाइना के रिलेशन स्ट्रांग होने के पीछे भी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है? कॉमन एनिमी। अगेन जो चाणक्य की जो पॉलिसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये पॉलिसी के अंदर भी ये वाली चीज मेंशन्ड है कि दो लोग हैं, अगर उनका कोई कॉमन एनिमी है तो वो आपस में दोस्त होते हैं। तो ईरान कॉमन एनिमी इज यूएसए, क्योंकि यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है, अभी मुठभेड़ चली रही है ईरान और यूएसए की। चाइना आप जानते हैं कि अभी चली रहा है ये इशू। तो अब आपको समझ में आया कि वाई दीज बोथ कंट्री केम टुगेदर, क्यों ये एक साथ आ रही हैं। द रीजन बीइंग इज कॉमन एनिमी। और चाइना का इंटरेस्ट जो है चाइना शो कर रही है ईरान के ऊपर। अब ईरान जो है, अब देखिए क्या हुआ था 2015 में जब ये डील हुई थी, हम लोग को न्यूक्लियर डील देखने को मिली थी जिसमें ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उसको लो कर देगी, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था 2015 की जो डील थी, ईरान न्यूक्लियर डील, है ना। अभी क्या हुआ, ईरान ने बोल दिया कि मैं दोबारा से यूरेनियम इनरिचमेंट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले जब सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर, सेम सैंक्शंस यूएसए ने लगा रखे हैं, बोल के रखा है सभी कंट्रीज को, कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगी। अब चाइना ने बोला ईरान को कि यार तू मेरा छोटा भाई, यार तुझे पैसे की जरूरत है, ला मैं देता हूँ, टेंशन मत ले, तू तुझे ट्रेड करना है ला दे, मैं करवाता हूँ तेरा ट्रेड, टेंशन क्यों ले रहा है। अब क्या कर रहा है चाइना, ईरान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? द रीजन बीइंग इज इन दोनों का कॉमन एनिमी सेम है। और चाइना जो है वो इंडिया को भी हैम्पर करना चाहता है,
नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये इस प्रकार की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है एट प्रेजेंट इंडिया में, और यही अंडरस्टैंडिंग आप लोग को रिफ्लेक्ट करनी है पूरी की पूरी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी। तो ये था पूरा ओवरऑल। जाहिदेन, आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो है जगह है जाहिदेन, जाहिदान, ये जगह हम लोग को देखने को मिलती है, यहीं पर ही लोकेटेड है ईरान के अंदर। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ईरान के अंदर एक और हम लोग को पोर्ट देखने को मिलता है। इस पोर्ट का नाम है बंदरे जस्क। ठीक है, ईरान ने प्रपोजल दिया है कि वो चाइना के साथ टाई अप करेगा। वो उसका जो ग्वादर पोर्ट है और ये बंदरे जस्क पोर्ट है, ये ग्वादर पोर्ट और इसी में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ही, यहीं पर ही इसी लोकेशन पर जो है ये बंदरे जस्क पोर्ट है। तो इसके साथ ये टाई अप करने वाला है। तो ये चीज जो है वो अब देखो, अब ये रिलेशंस अब कैसे एकदम से अचानक से क्यों उठ के आए हैं? क्योंकि चाइना और इंडिया के रिलेशंस अभी खराब हुए हैं और चाइना को थोड़ी इनसिक्योरिटी हुई, तो इसलिए जो इंडिया की जो कंट्रीज थी जिनके साथ इंडिया डील करती थी, तो उसके ऊपर जो है आप देख ही सकते हो कि किस प्रकार से चाइना जो है वो उन कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, जैसे कि इंडिया थोड़ी सी मजबूर हो, राइट? जो इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इंडिया को इनसिक्योरिटी हो, तो ये इस प्रकार का घेराबंदी जो है वो चाइना की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी एक बड़ा मुद्दा है गाइस, पता है? ये लिटरली एक बहुत सीरियस इशू है ये, जिसकी एक अच्छी जानकारी आप लोग को, अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा आप लोग को इस टॉपिक पे थोड़ा टाइम दिया। और कुछ लोकेशन देखो, जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये है, बंदरे जस्क ये लोकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है, छाबर पोर्ट ये है, ग्वादर पोर्ट ये है चाइना का, राइट, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये है पूरी ओवरऑल चीज, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। गल्फ ऑफ ओमान, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ इतना ही टॉपिक था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिव्यांगजन जो लोग हैं गाइस, तो उनको सेम बेनिफिट मिलेगा जो बेनिफिट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है। तो ये कंफर्म कर दिया हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी वाले जो लोग हैं, दिव्यांगजन जो पर्सन हैं, तो उनको जो है वो अब जो उनको सोशल बैकवर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और जो भी सोशल बैकवर्ड क्लासेस को जो इंटाइटलमेंट जो बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सेम बेनिफिट जो है वो इनको भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी एक केस चला था, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द केस। एक बेसिकली पेटिशन वगैरह जो है वो फाइल की गई थी आर्यन राज जी के द्वारा। ये खुद एक स्पेशल नीड पर्सन है, एक दिव्यांगजन पर्सन है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था कॉलेज में। एक कॉलेज है चंडीगढ़ के अंदर, एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो कुछ परसेंटेज का इशू था। तो ये जनरल कैटेगरी के थे और इनके 40% से कम मार्क्स थे। तो इनको बोला गया था कि आप जो है आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि 40% से कम मार्क्स हैं आपके। बट इनके इनके जो मार्क्स जो थे, मार्क्स जो थे वो 35% से ऊपर थे। तो 35 टू 40% में, तो 35 जो कट ऑफ था वो इनका था, शेड्यूल कास्ट वालों का, राइट? तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए। तो ये जो पर्सन था, ये दिव्यांगजन पर्सन था, तो इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस फाइल कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया कि ये तो गलत है कि जो राइट्स हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि अब जो भी राइट्स SC ST के लिए होते हैं, वो सेम राइट्स दिव्यांगजन पर्सन को भी दिए जाएंगे। क्लियर है? इतनी चीज याद रखो, ये केस याद रखने की जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये सिंपल सी चीज बस एक आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। और पेपर 2 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतनी ही न्यूज थी। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। देखो ये दो बंदूकों के नाम याद रखना, अरद और कार्मेल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरद और कार्मेल क्या है, तो याद रखना कि ये गन्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इजरायली असॉल्ट राइफल है ये, गन नहीं कहेंगे, राइफल कहेंगे। इजरायली असॉल्ट राइफल है ये, और ये अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी अब, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू मैन्युफैक्चर की जाएंगी, और ये मध्य प्रदेश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है, याद रखना। अब कर्नाटका तमिलनाडु इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम लोग बात करेंगे, तो एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मिल जाना चाहिए इकोनॉमिक कॉरिडोर द सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। जो एक प्रोजेक्ट है, एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट है। भारतमाला परियोजना के थ्रू ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नया रोड बनाया जा रहा है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका को कनेक्ट करेगा आपस में। ठीक है, अब पूरा मुद्दा क्या है पहले ये समझो। ये कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर दिया। मान के चलो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक रोड बनाने का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है गाइस, इस पर बाधाएं आ रही थी एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, एक्टिविस्ट जो होते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह और काफी सारे लोग, तो उनके द्वारा बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी एक बनाई गई थी, जिस कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया, बोला कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट सही है, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू है आपका, बन जाना चाहिए, हाईवे जो है उसको बनाओ। अभी देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इस हाईवे को बनाने में 12,111 पेड़ को काटना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, 206 लोग जो है वो इससे अफेक्ट होंगे। कैसे अफेक्ट होंगे? क्योंकि ये हाईवे जब ये रोड बनाया जाएगा तो क्या पता है इस रोड के बीच में, यानी कि जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है रोड बनाने का, तो उसके बीच में जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो
206 लोगों की आ रही है, तो इन लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इस जगह से हटाना पड़ेगा, तब जाकर तो ये हाईवे बनेगा, है ना। तो ये चीज जो है वो NHAI के द्वारा जो है वो कही गई, बट इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल मिल गया है, बस इसकी एक जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखना। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी क्या होती है वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। दूसरी बात, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट है। अब ग्रीन फील्ड का मतलब सिंपल सी बात याद रखना, जैसे कि ये मैदान है, ठीक है, रोड से ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मान के चलो ये जंगल है, ये पूरा जो दो दो आपको मैंने दिखा, ये पूरा जंगल है, मान के चलो इसके बीच का जो एरिया पूरा जंगल है। अब इसमें रोड बनाना है, तो अब क्या हुआ, नया हम लोगों ने शुरुआत जीरो से शुरुआत करी, पहली बार ये रोड बनाया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब नहीं है कि ये मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का होगा या ऐसा एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी कि जो प्रोजेक्ट जीरो से शुरू हुआ था, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड, इजी तरीके से याद रखने के लिए। ब्राउन फील्ड का मतलब ये मान के चलो, ये हटा देता हूं मैं फॉरेस्ट को, ठीक है, यहां पर ये रोड है, ये टूटी हुई रोड है, ठीक है, खराब रोड है, गंदी रोड है, ठीक है। अब व्हाट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ये टूटी हुई रोड को हम लोग को क्या करना है, सही करना है। समझ में आया अब आपको बात। एक मैदान है, मैदान के ऊपर अगर बिल्डिंग बनानी है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड। अगर ऑलरेडी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है और उस बिल्डिंग का मॉडिफाई करना है, उसको थोड़ा ठीक ठाक करना है, उसकी मरम्मत वगैरह करानी है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। या फिर उस बिल्डिंग के ऊपर एक और माला बनाना है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। समझ में आया डिफरेंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, इसकी चर्चा कर ले एक बार, उससे पहले भारत परियोजना की चर्चा कर लेते हैं, भारतमाला परियोजना। तो एक न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम है ये, हाईवे सेक्टर का हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि पैसेंजर के मूवमेंट के ऊपर, पैसेंजर और फ्रेट्स जो माल होता है ना, गुड्स वगैरह, तो उनके मूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें टारगेट किया जाता है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए, डेवलप किया जाए, इंटर कॉरिडोर्स बनाए जाए, फीडर रूट्स वगैरह बनाए जाए, राइट, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिले, बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स वगैरह तैयार किए जाए। तो कुल मिला के मान के चलो कि ये टारगेट करते हैं ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पे, रोड्स वगैरह पे, कि कनेक्टिविटी जो है वो कंट्री के अंदर स्मूथ कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप हो सके। इस पर ये टारगेट होता है भारतमाला परियोजना। क्वेश्चन अगर आए भारतमाला परियोजना का क्या काम है, तो इनका काम होता है वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सिर्फ रोड से नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वगैरह भी तैयार करते हैं। सिर्फ अगर आप ऐसा बोलोगे भारतमाला परियोजना क्या सिर्फ हाईवेज बनाती है, नहीं, सिर्फ हाईवेज नहीं बनाती है, उनके और भी काफी सारे काम होते हैं, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह भी ये क्रिएट करते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, जो कनेक्टिविटी में हेल्प करें बेसिकली। तो मेन जो मेजर जो उद्देश्य है वो है कनेक्टिविटी, स्मूथ कनेक्टिविटी, के हमारे यहाँ जो पैसेंजर्स हैं और जो फ्रेट्स हैं वो आराम से उनका मूवमेंट, फ्री मूवमेंट जो है वो हो सके। बट फ्री मूवमेंट जो है पैसेंजर्स का और फ्रेट्स का, उस फ्री मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ हाईवे से नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप फ्री मूवमेंट तो करा रहे हो, बट बीच में अगर कोई फैसिलिटी की आवश्यकता, अगर आपने रोड बना दिया, बीच में पेट्रोल पंप नहीं है, फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, किस चीज को मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा पूरा एक मतलब पूरा ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए पैसेंजर्स को, ये समझ लो आप। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है इनके द्वारा। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंड ये हम लोग को देखने को मिलती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और फंडेड है ये पूरा प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट। और सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है ये, ठीक है, तो ये वाली चीज भी है जिसको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो मैं आपको बता रहा था, तो ये जो होती है गाइस, ये यूनियन और स्टेट लेवल दोनों में हम लोग को देखने को मिलती है। और इसको किस पर्पस के लिए फॉर्म किया जाता है, सरकार को एडवाइस करने के पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है इसका। और ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड एडवाइस देती है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट है वहां पर एक जगह पर बनना शुरू होने वाला है, यानी कि इस प्रोजेक्ट जो है उसको लाया जा रहा है, तो ये कमेटी क्या करेगी, चेक करेगी कि क्या इस प्रोजेक्ट से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट डैमेज तो नहीं हो रहा है, क्या इस प्रोजेक्ट के आने से आसपास में रहने वाले लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही, क्या इस प्रोजेक्ट से आसपास जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। हर एक चीज जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, नोटिस की जाती है इस कमेटी के द्वारा, और ये कमेटी फिर सरकार को एडवाइस देती है एंड फाइनल डिसीजन फिर सरकार लेती है, राइट। और ये सभी स्टेज में एप्लीकेबल होती है, सिर्फ पब्लिक हियरिंग को छोड़कर, क्योंकि पब्लिक हियरिंग में सिर्फ पब्लिक के पास मौका दिया जाता है, पब्लिक को, जिसके बारे में पहले भी हम लोग ने चर्चा करी थी, इसी टॉपिक को लेकर एक बार आया था, एक इशू हम लोग को देखने को मिला था। तो पब्लिक हियरिंग के अंदर पब्लिक से पूछा जाता है कि ये प्रोजेक्ट आप लोग के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, आप अपना राय दें, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ उस चीज को, उस पार्ट को छोड़कर बाकी सब में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है उनकी सहमति की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता होती है, राइट। नेक्स्ट की बात करें, गूगल इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। बताया जा रहा है अगले 5 से 7 सालों में $10 बिलियन गूगल के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। 4 एरियाज पर ये इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, बेसिकली गूगल है तो डिजिटलाइजेशन पर फोकस करेंगे, ये बताने वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज की जा रही है कि एक्सेस और इंफॉर्मेशन, अफोर्डेबल एक्सेस और इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक इंडियन को मिल सके उनकी खुद की लैंग्वेज में। यानी कि
हर एक इंडिविजुअल जो है उसको रीजनल लैंग्वेज में हर प्रकार की, गूगल का काम कि आप गूगल में कुछ भी चीज टाइप करते हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इससे याद रखना कि ये टारगेट कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस पे भी, कि हर एक मतलब इंसान को उनकी खुद की लैंग्वेज में, हर एक इंडियन को उनकी खुद की लैंग्वेज में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके और काफी सस्ते अफोर्डेबल प्राइस में, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है जो कि मतलब इंडिया की यूनिक नीड्स के लिए रेलिवेंट है, ऐसे प्रोडक्ट्स लाए जाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएं या ऐसी सर्विसेज तैयार की जाए जो कि इंडियंस को आवश्यकता है। तो कंज्यूमर डिमांडेड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि गूगल के द्वारा लाया जाएगा या सर्विसेज लाई जाएगी, काफी सारी हो सकती हैं, राइट। इसके अलावा जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह ढूंढना है किसी को, या कोई इमरजेंसी सर्विस किसी को चाहिए, क्योंकि गूगल जो है उसके मैप्स वगैरह भी होते हैं, किसी को इमरजेंसी सर्विस चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अब वो जिस इंसान को ऑपरेट करना आता होगा वो ढूंढ लेगा, पर जिसको नहीं आता उसका क्या? तो उनके लिए भी कुछ इस प्रकार की इजी एक्सेसिबल, अभी क्या बात करी हमने, अफोर्डेबल एक्सेस एंड इन्फॉर्मेशन, तो अफोर्डेबल और अफोर्डेबल एक्सेस लेकर आना है, तो इजी तरीके से जो है वो एक्सेस कर सकें जिसमें उनको कोई तामझाम ना हो। तो ऐसी चीजें भी लाई जाएगी गूगल के द्वारा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए बिजनेस को एम्पावर करना इनका ऑब्जेक्टिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाएगा हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये गूगल जो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर वो इन सब चीज़ों के लिए कर रही है। सिंपल, बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। एंड आज कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं जो चीज़ आपसे पूछ चुका हूँ वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और ईमानदारी से लिखिएगा पूरी चीज़, क्योंकि वही आपका होमवर्क मानिए आज का। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो आप लेक्चर को जो है वो लाइक कर दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये पूरा करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस टेस्ट जो है वो अभी कुछ दिनों तक शायद नहीं आएगा, क्योंकि अभी टेस्ट जो है वो आ नहीं रहा है मेरे पास, और सर से भी, ज्ञान सर से भी मेरी बात हुई है, तो वो टेस्ट तो अभी नहीं मिल पाएंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने आपसे 2, 3 और 4 तारीख का कहा था कि इन 3 तारीख के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियोस तो आपको कमिंग संडे पे मिल जाएंगे, डोंट वरी। बट पीडीएफ मैंने आपको कहा था 2, 3 और 4 की मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैंने ज्ञान सर से परमिशन नहीं ली है, बट मैंने 2 और 3 के तो बना दिए थे, तो वो मैंने बिना परमिशन लिए दे दिए। बट 4 तारीख की मुझे परमिशन नहीं मिल रही है फॉरवर्ड करने की, तो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। वो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, हम लोग पीडीएफ फ्री में नहीं देते। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने 2 दिन के अपनी तरफ से दे दिए थे रूल्स ब्रेक करके, बट वो चौथे दिन का जो है वो सर ने मना कर दिया मुझे, ठीक है। तो कांट हेल्प इट, क्योंकि ये पॉलिसी है ना यार सर की, मेरी गलती थी, मैंने ही फ्री में दिया, राइट। बट वो इसलिए दिया था क्योंकि मुझसे मैंने आप लोग के 3 दिन के जो लेक्चर्स हैं वो डिले कर दिए थे, तो इसीलिए तो मैंने ऐसा सोचा था। बट चलो एनीवेज, चलो सॉरी अबाउट इट। और कोई बात नहीं, अभी लेक्चर तो आएगा ही, जैसे रोज आ रहे हैं। जिन लोग जो है खुद से नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ परचेज नहीं करते, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी इसकी पीडीएफ जो होती है गाइस, उसके मैं कमेंट बॉक्स पर आपको पिन कर रहा हूँ, और रोज किया जाता है कमेंट बॉक्स पे पिन, कि आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए डेली बेसिस पर, तो वो कैसे मिलेगी, और वो पेड होती है एक्चुअल में, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस कमेंट बॉक्स पे आप जाएंगे तो उसके पिन मैसेज पे मिल जाएगी, ठीक है। और आज कोई टेस्ट नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।